हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। इस बार भी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन गलत करके आए टेस्ट में। नॉर्मलिटी नहीं निकल रही है ठीक से, समझ में नहीं आ रहा है नॉर्मलिटी इक्वेशन कब लगाना है, कैसे लगाना है। एक सॉल्यूशन, ये वाला वीडियो। क्या क्या कवर करेंगे अभी बताया। सबसे पहले इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का बेसिक फील लेंगे। देखो डेफिनेशन तो तुमको आती है, बट क्या इसका एग्जैक्ट मतलब होता है वो समझेंगे। उसके बाद इक्विवेलेंट मास निकालना समझेंगे। एन फैक्टर किसका कैसा निकलता है, क्या क्या होता है वो समझेंगे। आखिरी में नॉर्मलिटी की बात करेंगे, फॉर्मूला वगैरह देखेंगे, क्योंकि मोलरिटी वगैरह ऑलरेडी हमने पढ़ रखी है तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। नॉर्मलिटी और सबसे आखिरी में नॉर्मलिटी इक्वेशन, वो बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो शुरू करते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले व्हाट इज इक्विवेलेंट। इंग्लिश भी थोड़ा सा वैसे इक्विवेलेंट यानी कि एक दूसरे के इक्वल इक्वल टाइप की बातें चल रही है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आपको दिया मैंने 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और कहा कि इसकी रिएक्शन कराओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और एक बार कराओ H2SO4 से। दोनों एसिड है ना, तो एक बार H2SO4 से और एक बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसका न्यूट्रलाइजेशन कराओ। अब भाई साहब जब न्यूट्रलाइजेशन कराएंगे तो हम जानते हैं कि NaOH का 1 मोल कितने OH माइनस आयंस देगा। ऑब्वियसली 1 मोल, है ना, तो इसलिए 1 मोल H प्लस चाहिए आपको, तो ये इसका 1 मोल आपको 1 मोल H प्लस आयन देगा और आपका काम हो जाएगा। ये इसको आराम से, यानी कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल NaOH को न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या यहां पे भी ऐसा ही होगा? भाई एसिड है, ये भी एसिड है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसका अगर आप 1 मोल ले लेते हैं तो ये 2 मोल H प्लस आयंस देता है, क्योंकि देखो ये दिख रहा है 2 H2, यानी कि ये दोनों H निकलेंगे और 2 मोल H प्लस आयंस देंगे। आपको कितना चाहिए? आपको तो 1 चाहिए। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब आपको 1 मोल की जगह 0.5 मोल H2SO4 लेना पड़ेगा। जब आप 0.5 मोल H2SO4 लेंगे तो आपको 1 मोल H प्लस मिलेगा, और इतना, यानी कि आपको अगर NaOH को न्यूट्रलाइज करना है, 1 मोल NaOH को न्यूट्रलाइज करना है H2SO4 से, तो 0.5 मोल ही लगेगा। जबकि 1 मोल NaOH को अगर HCl से न्यूट्रलाइज करना है तो 1 मोल लगेगा। रिएक्टिंग पावर में डिफरेंस है। इसका 36.5 ग्राम इसके 49 ग्राम के बराबर है ना, यानी कि आधे मोल के बराबर। इसका 1 मोल इसके आधे मोल के बराबर है रिएक्टिंग पावर की टर्म्स में, और ये होता है एक दूसरे के इक्विवेलेंट, यानी कि इसका 49 ग्राम इसके 36.5 ग्राम के इक्विवेलेंट है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका 0.5 मोल को अगर मैं एक इक्विवेलेंट बोलूं और इसका 1 मोल एक इक्विवेलेंट, तो ये इक्विवेलेंट की टर्म है। यानी कि कुल मिला के क्या है, रिएक्टिंग पावर की टर्म्स में इसका 1 मोल जितना काम करेगा इसका आधा मोल उतना ही काम कर देगा, तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट। ये HCl इसके 49 ग्राम या 0.5 मोल के इक्विवेलेंट है, यानी कि इसका एक इक्विवेलेंट इसके एक इक्विवेलेंट से रिएक्शन करेगा, यानी कि इसका 36.5 ग्राम इसके 49 ग्राम से रिएक्शन करेगा, या फिर अगर इसको NaOH से रिएक्शन कराएं तो 36.5 ग्राम इसके 40 ग्राम से रिएक्शन करेगा, वहीं पे इसका 49 ग्राम इसके 40 ग्राम से रिएक्शन करके इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस या फील है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट मींस। बाकी तो डेफिनेशन है ही सही तुम्हारे पास में, है ना, कि भाई किसी भी पदार्थ का 8 ग्राम उस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ले, या फिर 1 ग्राम उसके हाइड्रोजन एटम से रिएक्शन कर ले, या 35.5 ग्राम क्लोरीन के एक एटम से रिएक्शन कर ले, उसको उस पदार्थ का इक्विवेलेंट
वेट इक्विवेलेंट मास कहा जाता है। ये आपकी एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से, लेकिन फिजिकल फील्ड मैंने दिला दी। आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर एंड इक्विवेलेंट वेट। चलो अब हम क्या करेंगे, एन फैक्टर और इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। तो पहले तो इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास। अब देखो मैंने दोनों लिख दिए हैं। वेट, फिजिक्स वाले वेट बोलते तो बुरा मान जाते हैं, बेसिकली वो मास होता है, वो वेट होता भी नहीं है, लेकिन ठीक है केमिस्ट्री में हमारे लिए वेट मास लगभग इक्विवेलेंट है तो हम ज़्यादा बुरा मानते नहीं, लेकिन फिर भी अगर एक्चुअल बात की जाए तो इक्विवेलेंट मास है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ, सबसे पहले एसिड, एसिड्स और बेसिस का इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, अगर हम इसको इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड्स या बेसिस डिवाइडेड बाय बेसिसिटी स्लेश एसिडिटी। अब ये एसिडिटी और बेसिसिटी क्या है, देखो वैसे ये टर्म्स है लेकिन नीट वालों का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी पूछ लेते हैं, तो इसलिए देख लो एक बार कि भाई बेसिसिटी का मतलब क्या होता है। इवन तुम्हारे स्कूल वाले भी बेसिसिटी और एसिडिटी, मतलब जेई वाले नहीं पूछेंगे, बाकी तो इनका किसी का भी कोई भरोसा नहीं, कोई भी पूछ सकता है। तो बेसिसिटी एसिड के लिए डिफाइन करते हैं और एसिडिटी बेस के लिए डिफाइन करते हैं। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, रिप्लेसेबल H प्लस आयन, ठीक है। और एसिडिटी का मतलब क्या होता है, एसिडिटी का मतलब होता है रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, ठीक है। यानी कि अब आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या चाहिए, एन फैक्टर, जो कि होता है बेसिसिटी एसिड के केस में और एसिडिटी बेस के केस में। निकलेगा कैसे, अगर आप कहीं से ये निकाल लो रिप्लेसेबल H प्लस और रिप्लेसेबल OH माइनस, ठीक है। अब देखो एसिड, आपको पता है HCl हुआ, H2SO4 हुआ, जितने भी इस तरह के एसिड्स हैं इनमें सिंपल H जो है आपका निकल जाएगा, आपका काम हो गया। यहाँ पे आपका N इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे N इज इक्वल टू 2 है, मतलब रिप्लेसेबल H प्लस 2 है, मतलब रिप्लेसेबल H प्लस जो है वो 2 है, यहाँ पे रिप्लेसेबल H प्लस 1 है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, कुछ वीक एसिड्स में या फिर H3PO4 टाइप के एसिड्स में। देखो मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल है, याद ही रखना है, H3PO4, इसमें 3 हाइड्रोजन है, N इज इक्वल टू 3, तीनों निकल जाएंगे H3PO4 में। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास में H3PO3 है, देखा जाए तो उसमें भी 3 हाइड्रोजन है, लेकिन नहीं, इसका N इज इक्वल टू 2 होता है। अब ये आपको कैसे पता चला, ये याद है, एक्सपेरिमेंट से आया है, आपको भी याद ही रखना है कि H3PO, इसका बेसिकली स्ट्रक्चर अगर तुम देखो गौर से तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये और ये, समझे। तो ये जो H जो है P से डायरेक्ट जो कनेक्टेड है ना, ये वाला H निकलता नहीं है आसानी से, तो ये H और ये H, तो ये 2 H जो है वो रिप्लेसेबल है, ये वाला और ये वाला, इसीलिए इसका जो है H3PO3 का जो बेसिसिटी है वो 2 है। सिमिलरली अगर इसमें H3PO2 भी होता है ना, तो H3PO2 जो है PO4, PO3, PO2, तो इसका जो PO2 का है वो N इज इक्वल टू 1 होता है, यानी कि इसमें एक और जो है, मतलब 2 में से ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन भी डायरेक्ट आ जाएगा और एक ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन कनेक्ट रहेगा। तो इसलिए ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान रखना। अभी वैसे KMnO4 और K2Cr2O7 भी आखिरी में हम कर लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है
बेसिसिटी में मतलब बेस के केस में जो उसकी एसिडिटी उसमें ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, जितने जो OH माइनस आयन रिप्लेस करे, जैसे कि आपका CaOH होल ट्वाइस, BaOH होल ट्वाइस, KOH, NaOH है ना, जितने भी है, तो जितने OH दे दे उस तरह से आपको याद रखना है। तो ये आपका पहला केस, इंपॉर्टेंट केस, ये ज़्यादा आता है क्योंकि देखो नॉर्मली आपको बुक वगैरह में वो एटम और उनसे आयन से शुरू किया है, एसिड्स और बेस ज़्यादा आएंगे, तो उसका हमने पहले देख लिया कि भाई कैसे उसका एन फैक्टर निकालते हैं। दूसरा इसमें एक और है सॉल्ट्स एंड आयनिक कंपाउंड, दोनों सेम ही है मतलब सॉल्ट्स के लिए, तो सॉल्ट्स के लिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर एटम और आयंस के लिए देखेंगे। हाँ जी, तो अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट मास फॉर सॉल्ट्स और आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला भाई इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, अब वैसे मॉलिक्यूलर मास बोल भी देंगे तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं लेगा, लेकिन सॉल्ट्स के लिए और आपके जो आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम जो मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं ना, बेसिकली उसका एक नया नाम है फॉर्मूला मास, है ना, क्योंकि उसमें आयंस रहते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल्स नहीं बोल सकते, इसलिए वो मॉलिक्यूलर मास नहीं होता, है ना। तो फॉर्मूला यूनिट मास या फॉर्मूला मास है वही मॉलिक्यूलर मास ही, तो अगर नहीं भी मतलब याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मोस्ट एक्यूरेट टर्म क्या है उसके लिए, फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन कैटायंस और एनायंस। टोटल चार्ज ऑन कैटायंस और एनायंस। ठीक है, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 में क्या हो रहा है, टोटल चार्ज ऑन कैटायन कितना है, एक Na पे एक प्लस चार्ज, तो टोटल चार्ज 2 क्योंकि 2 कैटायन है, और SO4 पे 2 माइनस होता है, तो हमने क्या कहा कि आइदर कैटायन और एनायन, क्योंकि दोनों पे चार्ज मिलके ओवरऑल तो 0 ही होना है ना, तो इसलिए +2 या मतलब, तो कुल मिला के आपको सॉल्ट का अगर आपको इक्विवेलेंट मास निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसका मॉलिक्यूलर मास लिखो डिवाइडेड बाय, यानी Na2SO4 के केस में 2 कर दो, आइदर टोटल चार्ज और कैटायन और टोटल चार्ज और एनायन इज बेसिकली एन फैक्टर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्ट्स के लिए या आयनिक कंपाउंड के लिए, ये चारों इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको वो एसिड बेस के लिए, मतलब आपकी रिएक्शन में बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा उसमें या तो एसिड बेस आएंगे या आयनिक कंपाउंड्स होंगे या सॉल्ट्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने इनका पहले देख लिया, अब हम आखिरी में देख लेते हैं वो एटम्स और आयंस का भी देख लो, कभी कुछ आ गया नीट जैसे पेपर में तो हो सकता है कि वो किसी एटम का ही दे दे और बोल दे कि इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लो, है ना, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, और आए हैं इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के क्वेश्चन भी आए हैं एग्जाम में डायरेक्ट। ठीक है, तो चलो देखते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एटम क्या होगा, एटॉमिक मास जो है इसका वो रखेंगे डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, ये वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो भाई देखो एक्चुअली तो ये वैलेंसी ही है, लेकिन आपको पता है ना कुछ एटम्स ऐसे भी है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करेंगे, और वैसे भी जो इक्विवेलेंट मास होता है ना, इक्विवेलेंट मास की खासियत ही यही है कि ये अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन में आपका जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है उस पर आपका इक्विवेलेंट मास डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर जो जिस भी कंपाउंड में है उस कंपाउंड में उस एटम ने कितनी वैलेंसी शो कर रखी है उसके बेसिस पे आपको एन फैक्टर निकलेगा, यानी कि यहाँ पे एन फैक्टर क्या है, उसका वैलेंसी उस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ। तो ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से देखो इसको, कि मान लीजिए आपको
LCl3 पे निकालना है। ऑल्दो इसमें चार्ज भी है भाई, लेकिन एल्यूमिनियम का निकालना है अगर, तो एल्यूमिनियम का आपको एटॉमिक मास पता है 27, तो 27 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि क्योंकि ये कितनी इसकी वैलेंसी 3 है, तो 9 जो है इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। इस तरह से हम करते हैं। तो अब वो डिपेंड करता है कि कहां पे वो किस तरह से आपको वैलेंसी शो कर रहा है, उसके हिसाब से इसका इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। फोर्थ है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, फॉर्मूला यूनिट मास या फॉर्मूला मास बोल दो इसको, है ना। अगेन आयन है तो इसको एटॉमिक मास नहीं बोल रहे, और डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन देम, है ना, यानी कि जो भी कैटायन है या एनायन है उस पर जो टोटल चार्ज आएगा। तो ये हो गया आपका एन फैक्टर, और उस एन फैक्टर से इक्विवेलेंट मास, है ना। यही एन फैक्टर है जो नीचे अपन डाल रहे हैं ना, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास के नीचे, यही एन फैक्टर है। तो एन फैक्टर को अलग से नहीं सोचना है कि अलग से क्या हो गया, ये एन फैक्टर तो बताया ही नहीं, वही एन फैक्टर है। क्लियर। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट की डेफिनेशन। उसके बाद इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं और एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। आखिरी में एक छोटा सा पोर्शन और है, फटाफट कवर करते हैं 5 मिनट में, नॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी इक्वेशन। चलिए, हाँ जी, हाँ जी। तो मोलरिटी पढ़ी है हमने, है ना। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। वहां मोल्स थे, यहां इक्विवेलेंट है। तो पहले तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये सेम है जैसे हम वो निकालते थे ना मोल्स, वैसे ही। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है, सेम है। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन हम जानते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी को n से डिफाइन करते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय v इन ml, यही होता है। अब देखो, क्या मैं इस इक्विवेलेंट मास को, ये तो मास, इसको मैं W लिख लूं, है ना। इक्विवेलेंट मास को मैं मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो ये तो सब वैसा का वैसा ही है। यहां पे जो डिवाइड में आएगा वो बेसिकली मैं अगर यहां पहुंचा दूं, ठीक है, कुछ नहीं किया है मैंने, इक्विवेलेंट मास को मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर किया है। अब गौर से देखो, क्या ये तुमको मोलरिटी जैसा नहीं लग रहा है। तो यहां से हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। याद रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी को मोलरिटी में कन्वर्ट करना। कई बार क्वेश्चन आए इस फॉर्मूले से, कई बार। मोलरिटी दे दिया, नॉर्मेलिटी निकालना, नॉर्मेलिटी दे दिया, मोलरिटी निकालना। ये नॉर्मेलिटी मोलरिटी में वो भाई कुछ और निकालना है, लेकिन पहले मोलरिटी दिए तो पहले नॉर्मेलिटी तो निकालनी पड़ेगी ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे पर निकालना है। वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का भी क्वेश्चन दे सकता है तुमको कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालो, नॉर्मेलिटी निकालो, तो नॉर्मेलिटी निकाल देंगे। आखिरी में नॉर्मेलिटी इक्वेशन, उसको भी देख लेते हैं। हाँ जी, नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होती है,
तो नॉर्मलिटी इक्वेशन, मोलरिटी इक्वेशन देखी थी ना हमने, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो नॉर्मलिटी इक्वेशन जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ठीक है, ये किसके केस में, डाइल्यूशन। आपको तीन तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक डाइल्यूशन का क्वेश्चन, डाइल्यूशन का क्वेश्चन कैसा कि भाई आपको वो देगा कि एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है। अब हमने क्या किया, उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ पानी डाल दिया, तो अब बताओ उसकी नई नॉर्मलिटी क्या है। तो आपको वॉल्यूम चेंज कर दिया उसने, है ना, तो जो पहले वॉल्यूम था उसमें जो नया पानी डाला है वो, तो V1 प्लस V2 करके आपका नया रिजल्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि V2 आ जाएगा, है ना। तो V2 लिख देंगे और उससे इसको डिवाइड करके आपका N2 निकल जाएगा। तो या फिर आपको कुछ भी दे सकता है, इन चारों टर्म्स में से कुछ तीन दे देगा, एक पूछ लेगा। डायरेक्ट नहीं देगा तो इनडायरेक्ट भी दे सकते हैं। वो कई बार यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो जो आपके कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, मास परसेंट, मोल परसेंट, उनमें वो देता है और उससे वो नॉर्मलिटी निकलवा के आपको इस इक्वेशन में डलवाने की कोशिश करेगा। अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। दूसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करेगा, एक एसिड लेगा और बोलेगा उसकी रिजल्टेंट, उसकी जो एक एसिड लेगा उसकी कहेगा कि जो नॉर्मलिटी दूसरा है आपका न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में वो क्या करेगा, एक एसिड दे दिया और कहा कि इस एसिड की नॉर्मलिटी है N1 और वॉल्यूम है V1। अब इसमें हमने एक बेस मिलाया, उसकी नॉर्मलिटी थी N2 और वॉल्यूम था V2। तो बताओ कि रिजल्टेंट नॉर्मलिटी या रिजल्टेंट वॉल्यूम या उससे रिलेटेड कुछ भी वो आपको पूछ सकता है। अब एक एसिडिक नेचर, एक बेसिक नेचर, तो याद रखो कि इनमें बीच में लगेगा माइनस। समझ आ रहा है कि अगर भाई एसिड बेस ना भी दे, वो कई बार क्या है कि वो अगर अपोजिट नेचर के दो सॉल्यूशन उसने दे दिए, ये सॉल्यूशन वगैरह में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो एसिड और बेस या दो अपोजिट नेचर के सॉल्यूशन दे दिए, तो आपको क्या करना है, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना है, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना है, आपस में माइनस कर देना है। अगर मान लो ये टर्म जो है अभी ये नेगेटिव में आ जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें बेस ज्यादा है। अगर ये पॉजिटिव में ही आती है तो इसका मतलब इसमें एसिड ज्यादा है। तो हमको बस ये पता करना है कि एसिड ज्यादा है या बेस ज्यादा है या क्या ज्यादा है, उसके हिसाब से वो पीएच और पीओएच भी कैलकुलेट करवा सकता है ना। तो ये इस यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो एक हो गया आपका डाइल्यूशन, दूसरा हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन। तो इन पे कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बनते रहते हैं। हमने एक तीसरा केस भी हो सकता है इसमें कि भाई दोनों जो सॉल्यूशन हमने जो मिक्स किए हैं ना, वो दोनों सेम नेचर के हो। कि क्या किया हमने, एसिड प्लस एसिड मिक्स कर दिया, है ना। तो उसमें क्या होगा, N1V1 प्लस N2V2 विल गिव यू रिजल्टेंट सॉल्यूशन या रिजल्टेंट लिक्विड एसिड या बेस। बेस को भी मिला के, तो भाई वो दो, एक एसिड एक बेस को मिलवा देगा, है ना, तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। एक एसिड एक दूसरे एसिड से मिलवा देगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें रिजल्टेंट कुछ मतलब एक और नया एसिड ही मिलेगा बेसिकली, बट उसकी रिजल्टेंट नॉर्मलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी H प्लस देगा, ये भी H प्लस देगा, तो H प्लस और बढ़ जाएंगे। तो ये तीन केसेस हैं जिन पे मोर और लेस क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, नॉर्मलिटी की बात करें तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की फील ली हमने,
इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं वो सीखा हमने, एन फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं अलग अलग, वो देखा हमने। इसके बाद नॉर्मेलिटी और फिर नॉर्मेलिटी इक्वेशन। चारों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चारों से ही क्वेश्चन आए हैं। अच्छे से इसके नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, क्वेश्चन लगाओ और खुश रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।